नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। महाराष्ट्र मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। अब शिवसेना के मसले पर 1 अगस्त को अगली सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है। बता दें कि दोनों पक्षों को 27 जुलाई तक हलफनामा देना होगा। वहीं आज कोर्ट में दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें रखी हैं। इससे पहले सुनवाई के दौरान उद्धव गुट की ओर से पेश वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है तो नई सरकार को शपथ नहीं लेना चाहिए था। इस दलील पर एकनाथ शिंदे गुट की ओर से हरीश साल्वे ने कहा कि लोकतंत्र में लोग इकट्ठा हो सकते हैं और प्रधानमंत्री से कह सकते हैं कि सॉरी, अब आप पीएम नहीं रह सकते। साल्वे ने यह भी कहा कि जो लीडर 20 विधायकों का समर्थन भी हासिल नहीं कर सका वो मुख्यमंत्री कैसे रह सकता है। वहीं दलीलें सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ज़रूरी हुआ तो कुछ मुद्दे बड़ी बेंच यानी संवैधानिक बेंच को भेजे जा सकते हैं। इसकी अगली सुनवाई 1 अगस्त को होगी। अगले बुधवार तक सभी पार्टियां अपने मुद्दों की लिस्टिंग हमें सौंप दें। तो अब 1 अगस्त पे अगली सुनवाई और उससे पहले 27 तारीख तक सबको अपना हलफनामा देना है और इस फैसले पर काफ़ी कुछ उद्धव ठाकरे का टिका हुआ है। और इसी बीच सबसे बड़े बदलाव जो हुए हैं उसमें ठाणे के 67 कॉरपोरेटर भी शिंदे गुट में शामिल हो गए। लोकसभा में राहुल चवाले चुने गए लोकसभा के नेता शिवसेना के, और महाराष्ट्र में विधायक बड़ा जो एक खेमा है वो शिंदे के साथ है, सांसद शिंदे के साथ हैं। बीएमसी के बाद सबसे बड़ी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ठाणे, उसके 67 में से 66 कॉरपोरेटर शिंदे गुट में। इसके बाद डोंबिवली महानगर पालिका के 55 कॉरपोरेटर उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर शिंदे गुट के साथ सम्मिलित हो गए हैं। नवी मुंबई के 32 कॉरपोरेटर भी शिंदे गुट में शामिल हो गए हैं। अब ऐसे में सीधे चलेंगे मुद्दे पर, चर्चा करेंगे। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप दुबे नेता बीजेपी, कुलदीप तिवारी नेता शिवसेना और इंदुकांत दीक्षित राजनीतिक विश्लेषक। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज़ पर। सबसे पहले संदीप जी आपके पास आएंगे। संदीप जी, शिंदे तो हावी होते जा रहे हैं और उद्धव के हाथ से तीर कमान छूटता जा रहा है और बीजेपी की बड़ी भूमिका है इसमें। लगातार उद्धव ठाकरे भी बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं। संदीप जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? संदीप दुबे जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? चलिए, मैं शिंदे गुट ने पार्टी की पुरानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग कर नई कार्यकारिणी का ऐलान भी कर दिया 18 जुलाई को, और उसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को शिवसेना का नया नेता भी चुन लिया गया। उधर लोकसभा में शिंदे गुट हावी, विधानसभा में शिंदे गुट हावी और संगठन पर भी पकड़ धीरे धीरे करके मजबूत करता जा रहा है शिंदे गुट। ऐसे में अब उद्धव ठाकरे कैसे तीर कमान को बचा पाएंगे और सिंबल का जो मामला है उसमें चुनाव आयोग कैसे फैसला करेगा, या तो कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें देखी जाएंगी। कैसे शिंदे गुट का वर्चस्व कितना है, उद्धव ठाकरे का वर्चस्व कितना है सांगठनिक आधार पर, और जो लोकसभा सदस्य हैं, विधायक हैं, वो कितने शिंदे के साथ, शिंदे गुट के साथ हैं, ये तमाम चीज़ें। लेकिन अभी आज जो सुनवाई होने वाली थी वो टल गई है। सुनवाई 1 अगस्त को होगी। अब उससे पहले हलफनामा मांगा है सभी पार्टियों से।
सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। संदीप दुबे जी, संदीप जी आवाज आ रही है आपको मेरी? राजीव जी मैं कनेक्टेड हूँ जी संदीप जी, उद्धव ठाकरे जो भी आरोप लगा रहे हैं अब सीधा सीधा बीजेपी पर लगा रहे हैं और लड़ाई पेचीदा हो गई है। और जो आज दलीलें दी गई हैं, अब 1 अगस्त को अगली सुनवाई होनी है, कैसे देखते हैं पूरे मामले को? अब ऐसे में अगर अब समीकरण देखते हैं तो शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, युवा सेना अध्यक्ष आदित्य ठाकरे, लीडर्स की संख्या 19, डिप्टी लीडर्स की संख्या 32, सेक्रेटरी 5, स्पोक्स पर्सन 11, लोकसभा सांसद 19, राज्यसभा सांसद 3 और एमएलए 55, 14 एमएलसी, 5 मेयर। इन्हीं में से बंटवारा शिंदे और उद्धव ठाकरे के बीच हो चुका है। अब ऐसे में ताकत को नापा जाना है चुनाव आयोग में, सुप्रीम कोर्ट में। और इस समय की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की सियासत से बड़ी खबर, योगी के 2 मंत्री सरकार से नाराज। लगातार दिनेश खटीक ने अमित शाह को इस्तीफा भेजा। दलित हूं अफसर सुनते ही नहीं, दिनेश खटीक। योगी सरकार में प्रेशर पॉलिटिक्स, पीडब्ल्यूडी विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद भी नाराज। हाल ही में उनके ओएसडी को बर्खास्त किया गया था। आज शाम को अमित शाह से मिलेंगे जितिन प्रसाद। दिनेश खटीक ने कहा, दलित हूं अफसर सुनते ही नहीं। प्रेशर पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश में जितिन प्रसाद और दिनेश खटीक सरकार से नाराज और दिल्ली दरबार में दोनों की हाजिरी। तो सीधे चलेंगे मुद्दे पर। चर्चा महाराष्ट्र की कि क्या वाकई में अब तीर कमान पर मजबूत होता जा रहा है शिंदे का हाथ। सबसे पहले संदीप दुबे हमारे साथ, बीजेपी नेता। संदीप दुबे जी, क्या लग रहा है कि उद्धव ठाकरे लगातार बीजेपी पर हमला कर रहे हैं, शिंदे अगर मजबूत हो रहे हैं तो इसमें बीजेपी का हाथ बता रहे हैं उद्धव ठाकरे? देखिए, एक बात स्पष्ट ये है कि लोकतंत्र में जो दिल जीतता है, जनता जिसके साथ होती है, वो लोकतांत्रिक मूल्यों में वही नेतृत्व करता है, वही नेता होता है। अभी जो वर्तमान सरकार जो बनी है, वो एक अच्छी दृष्टिकोण से बनी है, अच्छी सोच से बनी है और उसी सोच का नतीजा है कि शिंदे जी का समर्थन सब लोग कर रहे हैं। आज जरूरत ये था कि शिवसेना, जो पूर्व में शिवसेना थी, उसके नेतृत्व को अपने अंदर झांक के देखना चाहिए था। वो अपने अंदर सुधार करने की कोशिश करनी चाहिए थी और बेहतर करना चाहिए था। हम बार बार राजनीति में कहते हैं कि हम सबके अच्छे और बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है और हम सबको मिलकर अच्छा करना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए। और अच्छी राजनीति का स्वरूप ये है कि हम एक बेहतर जो प्रदेश है, उस प्रदेश को बेहतर क्या दे सकते हैं, ये सोचने की आवश्यकता है और उस प्रदेश के लिए बेहतर करने की आवश्यकता है। क्योंकि विचारधारा की जो लड़ाई है, वैचारिक जो लड़ाई है, भारत को या महाराष्ट्र को बेहतर बनाने की जो लड़ाई है, बाला साहब ठाकरे का जो सपना था, उसको कौन पूरा कर रहा है उस प्रदेश में, ये काफी निर्भर करता है। और मुझे लगता है कि अच्छी सरकार है और अच्छा काम करेगी और अपना पूर्ण कार्यकाल भी है उसको भी पूरा करेगी। कुलदीप तिवारी जी, क्या लगता है कि शिवसेना में अब शिंदे गुट लगातार हावी नहीं होता जा रहा है? देखिए, जिस तरीके से भाजपा सरकार द्वारा या भाजपा द्वारा पूरे भारत देश में सरकार, जो चुनी हुई सरकारें हैं, उनको ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे द्वारा हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है, वो उससे सभी लोग परिचित हैं। दूसरी बात,
अभी शिंदे वाली बात जो शिवसेना है, शिवसेना तो उद्धव ठाकरे जी की यदि शिंदे जी इतने कॉन्फिडेंस में है तो उद्धव ठाकरे जी को पक्ष प्रमुख अभी भी मानने को तैयार है। उद्धव जी के खिलाफ कोई भी बोलने को तैयार नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं उद्धव जी के लिए सबके मन में सम्मान है। आदित्य ठाकरे जी को उन्हें पता है कि यदि ठाकरे परिवार का हमने हाथ छोड़ दिया तो हमारा क्या हाथ होगा, क्योंकि शिवसेना मतलब ठाकरे, ठाकरे मतलब शिवसेना। दूसरी बात, अभी जो इतने एक और आगे बात कहना चाहूंगा, मंत्रिमंडल का गठन क्यों नहीं कर पा रहे शिंदे जी? कहीं भी ऐसा होता है कि जो शायद लॉ का मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, जितना मेरे को पता है कि कम से कम 12 मंत्रिमंडल होना चाहिए। किसी भी जो बिल होता है उसको पारित करने के लिए 12 मंत्रियों का होना आवश्यक है। दोनों मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, ये तो अन्यायपूर्ण है। दूसरी बात, कानून की करेंगे कि जिन 16 विधायकों के लिए निष्कासन का लेटर दिया था उनके लिए जो कानूनी कार्रवाई होनी थी वो कानूनी कार्रवाई हुई नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया। भाई जो आरोपी है, यूं एक दूसरे दफ्तर में कहा जाएगा एक आरोपी है, आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है, उसको ये बोल दो कि अभी इस पर डिसीजन नहीं होगा, अभी इसको छोड़ने जाए तो उसके बाद में जो आरोपी होता है वो पूरे सबूत नष्ट कर दे। कहीं ना कहीं ये होना चाहिए था कि उन 16 विधायकों का निलंबन या तो हो जाना चाहिए था। एक और है कि आप जब 2/3 के आने जब जाते हो, 2/3 बहुमत आप लेके जाते हो तो आपको सरकार बनाने के लिए किसी दूसरे गठ में आपका विलीनीकरण होना चाहिए या फिर आपको नया गठ बनाना पड़ेगा। ये भी नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं असम्मानजनक तरीके से सरकार चल रही है और निश्चित है सुप्रीम कोर्ट का जल्द डिसीजन आएगा, इससे पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। ठीक है इंदुकांत जी, क्या लगता है कि जैसे एमजीआर के बाद जानकी रामचंद्रन और जे जयललिता में जो आपस में संघर्ष हुआ और उसके बाद जैसे एआईडीएमके को जयललिता ने ले लिया, ऐसे ही अब शिवसेना को शिंदे ले लेंगे? लगभग चंद्रशेखर जी ऐसी ही स्थिति दिखती है। हमारे कुलदीप तिवारी जी चाहे जितने भी ख्याली पुलाव पकाएं, देखिए एक होता है कि फैक्ट ऑफ द मैटर क्या है, सिचुएशन क्या है। कुलदीप जी जरा इसको ध्यान से सोचिए। आपके सामने हालात ये है कि संसद में आपके हाथ से कमान जा रही है, विधानसभा में आपके हाथ से कमान चली गई। अब बचा है एक ले दे करके आपके पास जो आपका मुंबई नगर निगम, महानगर निगम, वहां पे भी अब जो हालात हैं, जिस तरह से बंटवारा है वोटों का, कि बिना आपके सहयोग के जब भाजपा ने इतना अच्छा परफॉर्म किया था, तो अब जब शिवसेना का इतना बड़ा एक ग्रुप उनके साथ जुड़ गया है, तो वहां का भी हालात यही है कि कभी भी आपके हाथ से वो डोर खिंच जाएगी। चुनाव होने वाला है सामने, जो वास्तविकता है उससे बहुत दिन आप मुंह नहीं चुरा सकते हैं। अंग्रेजी में एक प्रोवर्ब है, ऑस्ट्रिच एटीट्यूड। जो शुतुरमुर्ग होता है उसको जब सामने खतरा दिखाई देता है तो अपना मुंह बालू में ढक लेता है, कहता है कुछ दिख नहीं रहा है कोई खतरा। तो आज शिवसेना की हालत चंद्रशेखर जी ऐसी ही हो गई है। होना ये चाहिए था, देखिए उनके सलाहकार कौन थे? उद्धव जी के। उद्धव जी ने अपने विवेक से निर्णय नहीं लिए, मेरा ये मानना है। उद्धव जी ने किसकी सलाह से लिया? शरद पवार की सलाह से और घर में अपनी रश्मि भाभी जी की सलाह। अब ये दो लोग मिलकर सरकार चला रहे थे। उद्धव जी लगातार क्या कहते रहे कि मैं बीमार हूँ, मैं ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देखिए राम कदम जी के बारे में कुलदीप जी क्या कहेंगे, जो 52 साल से शिवसेना में थे, जो कितने उतार चढ़ाव शिवसेना में आए और कभी शिवसेना का साथ नहीं छोड़ा। जितने भी शिव सैनिक गए, जितने विधायक गए गुवाहाटी में, उन्होंने क्या कहा जो अभी कुलदीप जी कह रहे थे? उद्धव जी अभी भी हमारे नेता हैं, लेकिन उद्धव जी कुछ कर नहीं पा रहे हैं। काम किसका हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ एनसीपी का। एक छोटा सा उदाहरण कुलदीप जी देखिएगा कि जब उद्धव जी ने तय किया कि हमारे हाथ से हमारे पैर के नीचे से खिसक गया है जमीन, उन्होंने एक बहुत अच्छा निर्णय लिया कि मॉरलिटी स्पीक्स कि आपको इस मौके पर अब इस्तीफा दे देना चाहिए। वो फेसबुक लाइव पे आए और उनको इस्तीफा देना था, लेकिन क्या हुआ?
शरद पवार जी ने कहा अभी थोड़ा तुम्हारी इज्जत बची है, उसको भी धो दे तब जाना। और उन्होंने सलाह दी उनको कि अंतिम तक फाइट करो। अरे आप ये तो देखो कि अंतिम तक फाइट किस चीज पे करना है, आपके पास क्या बचा है लड़ने के लिए। और उनकी सलाह मानकर आपने इस्तीफा नहीं दिया। आज सारे राजनीतिक प्रेक्षक, कुछ बहुत नजदीकी लोग उद्धव जी के, उन्होंने भी हमसे कहा कि आज उद्धव जी को ये पछतावा होता है कि जब पहले दिन वो फेसबुक लाइव पे आए थे उसी दिन उनको इस्तीफा दे देना चाहिए था, किसी दूसरे के सलाह में नहीं आना चाहिए था। तो आप पूरी सरकार चलाते रहे शरद पवार की कमान में, आप मुख्यमंत्री की कुर्सी पे थे। जितने शिव सैनिक छूट करके आपसे अलग हुए, क्या कह रहे हैं कि हर जिले में हर जगह शरद पवार की पार्टी के एनसीपी के लोगों के काम हो रहे थे। जहां शिवसेना के लोग जीत के आए थे, रामचंद्र जी क्या कर रहे थे, कल उनके खिलाफ जो लोग एनसीपी के हारे थे उनको प्रमोट किया जा रहा था आपकी सरकार में। निश्चित तौर पे जब आप गठबंधन में हैं तो तमाम तरह के समझौते आपको करने पड़ते हैं। लेकिन अब जब आपके पास से कल ही लोकसभा का कमान चला गया, अब राज्यसभा में भी बहुत दिन दूर नहीं चला जाएगा, विधानसभा में आपके हाथ से कमान चली गई। आपने कहा ठाकरे हैं तो शिवसेना है, शिवसेना है तो ठाकरे हैं। ऐसा नहीं होता है। बहुत अच्छा उदाहरण दिया चंद्रशेखर जी ने। डीएमके में क्या हुआ, एआईडीएमके में क्या हुआ। तो हालात जब बदलते हैं और आप जमीन से कट जाते हैं। देखिए बाला साहब जी ने क्या कहा था, कसम खाई थी, ऐसा कोई दिन आएगा जब कांग्रेस के सामने हमको जाना होगा तो हम अपना भुरिया बिस्तरा लपेट लेंगे। जिसका यह सिद्धांत था, जिसने लड़कर संघर्ष करके कांग्रेस के खिलाफ अपनी जमीन तैयार की, उनका बेटा ऐसी राजनीति करने पे आए कि उस बेटे ने सारी चीजें गिरवी रख दी कांग्रेस और एनसीपी के सामने। मैं तो मानता हूँ। और आज आप देखें कि आप अपने ऑफिस की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी भी आपको वापस आना चाहिए और स्थितियों को समझ करके आपको कहना चाहिए कि आपने बहुत अच्छा कहा कि पार्टी का अध्यक्ष मैं ही हूँ, आप सरकार चलाइए, हम आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए कैसे सिचुएशन बदल जाती है। आपने किससे सलाह ली, शरद पवार से और संजय राउत से, जिनको बोलने के सिवाय कुछ नहीं आता है। जो दो चार लोग आपके साथ भी थे वो भी आपसे कट गए। संस्कृत में एक बड़ी प्रसिद्ध उक्ति है, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम प्रियम प्रियम च नामृतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। कम से कम आप सच बोलिए और सच भी जो अप्रिय होता है उसको मत बोलिए। लेकिन आपके तो ऐसे हितैषी आपके साथ हैं जो आपके जो साथ में कुछ लोग हैं उनको भी गालियां दे करके, उनको बुरा भला कह करके आपसे दूर कर दिया। आज क्या आपके हाथ में बचा, कुछ नहीं बचा। आज भी संभल जाइए, नहीं तो आप अगर मानते हैं, हम दूर रिमोट एक मान लेते हैं हाइपोथेटिकली भी कि आरोप है शिवसेना को, उद्धव ठाकरे का और कांग्रेस का, कि सब कुछ जो है मोदी जी के इशारे पे हो रहा है। तो आप देखिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर के शिंदे साहब सीएम बन गए, लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का चेयरमैन सब बीजेपी के नेता हैं, विधानसभा आपके हाथ से चली गई। अब किस चीज की लड़ाई आप लड़ रहे हैं? तो इसलिए हारी हुई लड़ाई लड़ने के लिए रणनीति से काम लेना चाहिए, विवेक से काम लेना चाहिए। कुलदीप तिवारी जी, आप दरअसल शक्कर के कारोबारियों से नमक की कीमत पूछ रहे थे, जिन्हें नमक की कीमत नहीं पता, क्योंकि वो तो मीठे जहर का हिसाब जानते हैं। और मीठा जहर शिवसेना को दे रहे थे, जो इंदुकान जी कह रहे हैं, आप समझ नहीं पाए। शिवसैनिक को पीटा गया महाराष्ट्र में, मुंबई में, और उसका मुकदमा दर्ज नहीं होने दिया एनसीपी ने। और अगर इस बात को लेकर शिंदे उठ खड़े हुए तो क्या गुनाह हो गया बताइए? आप तो एजेंडा छोड़ के चले गए, आप तो महाविकास अघाड़ी में AIMM के वोट लेने लगे, तो शिवसेना को यह आघात तो लगना ही था। 2014 जाने की बात करते हैं, यही 2014 में जब उद्धव जी गठबंधन कर रहे थे साथ में, उस टाइम ये बोल रहे थे कि भाजपा में खत्म कर रही है, भाजपा में खत्म कर देगी यदि हम भाजपा के साथ जाएंगे। फिर अब क्या हुआ? जिंदा कर दिया। अब एनसीपी खत्म कर रही थी, भाजपा ने तो जिंदा कर दिया और शिंदे पैदा कर दिया। भाजपा ने कोई जिंदा नहीं किया। भाजपा देखिए, आज आप नीतीश तो फिर कुमार क्यों जी वोट की डाला बिहार आपने में एनडीए में? भाजपा ने एनडीए प्रत्याशी को क्यों वोट डाला? आप डालते, अपने उस पे अड़े रहते, महाविकास अघाड़ी के साथ रहते, वोट क्यों किया फिर आपने? देखिए
क्यों? इसके पहले तो प्रतिभा पाटिल जी जो मराठी मानस के नाम पे वो है, बाला साहब ठाकरे जी ने एनडीए से गठबंधन तोड़ के राष्ट्रपति चुनाव में दिया था। प्रणब मुखर्जी के लिए एनडीए से हटके उन्होंने वोट दिया था। ऐसे द्रौपदी मुर्मू जी के लिए एक आदिवासी जो कैडर है महाराष्ट्र में, उसको देखते हुए जो उनके विधायकों या सांसदों की बात थी, उनकी बात को उद्धव जी ने रखते हुए दिया। उपराष्ट्रपति चुनाव में जो महाराष्ट्र के कैंडिडेट है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, उनके लिए शिवसेना अभी भी अटक है। जितने भी विधायक हैं वो उनके उपराष्ट्रपति चुनाव में उनको वोट देंगे। लेकिन अब और बात रही इंदुकान जी ने ये पूछ रहे हैं बचा क्या है भाई, अब आपके हाथ में बचा क्या है? अभी आप सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने दीजिए, सब बचा है। पहले तो वो 16 विधायकों का निलंबन, जितने भी मैंने मतलब देखा है या जितने एक दो लोगों से मेरे कांटेक्ट है, मेरी शायद एज भी इतनी नहीं है कि मैं ज्यादा बोल सकूं, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं 16 विधायकों का निलंबन होगा। और जब 16 विधायकों का निलंबन होगा तो मुख्यमंत्री भी तो उन्हीं 16 विधायकों में शिंदे जी आते हैं, और ये अपने आप में सरकार में भी कहीं ना कहीं जो एक तिहाई बहुमत है उससे कम हो जाएगी। तो बाकी के विधायकों को तो या तो वापस शिवसेना में उद्धव जी के पास आना पड़ेगा, क्योंकि ये कहा जाता है जो ए और बी फॉर्म देता है पार्टी का अध्यक्ष, उसे माना जाता है। ठीक है। संदीप जी देखिए, शिवसेना तो मासूम भी है और नादान भी है। कुलदीप तिवारी जी जैसे कह रहे हैं उससे लग रहा है। देखिए मैं एक ही बात कहूंगा, और इसी नादानी में गलतियां होती जा रही हैं। नहीं, हमारे शरीर में जैसे हम आत्मा है, अगर आत्मा शरीर से निकल जाएगा तो शरीर की कोई वक्त और वैल्यू रहती। वैसे ही देश में जो राजनीति है वो विचारधारा पे है। कभी समाजवादी विचारधारा की बात होती है, कभी राष्ट्रवादी विचारधारा की बात होती है, कभी आगे पिछड़ी सब राजनीति ऐसी चलती है। लेकिन शिवसेना की तो आत्मा ही मर गई। शिवसेना ने आत्मसम्मान के साथ शिव सैनिकों का पूरा भारत लोहा मानता था, शिव सैनिकों को सलाम करता था, शिव सैनिकों की आरती उतारता था। उन्हीं शिव सैनिक के नेता ने शिव सैनिक की जो आत्मा थी उसको मारने का काम किया, नष्ट करने का काम। तो ये तो सर्व विदित है। एक आम आदमी से पूछिए, हम लोग तो राजनीतिक लोग हैं, हो सकता है हम गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, लेकिन महाराज जाइए एक आम आदमी से पूछिए वो आम आदमी क्या कह रहा है। अगर उसकी अंतरात्मा को अगर शिवसेना सुना होता तो आज ये स्थिति नहीं आती, आज ये नौबत नहीं आती। और मैं दो बातें बहुत स्पष्ट तौर पे कहता हूँ, मेरा और हम लोग का किसी शिव सैनिक से कोई विभेद नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। शिव सैनिक भी हिंदू को अपना राष्ट्र धर्म मानते हैं, इस राष्ट्र की सेवा में उन्होंने अपनी जिंदगी, और जब से शिवसेना बनी बाला साहब ठाकरे जी के नेतृत्व में, उनके आदर्श से, तो शिव सैनिकों ने इस देश के लिए वो किया तो इस देश को जरूरत थी, बढ़ चढ़ की हिस्सा लिया, बढ़ चढ़ के आगे रहे, काम किया। लेकिन आज वही शिव सैनिकों की जब आत्मा पे बात आई, उनकी आत्मा मर रही थी, तो आज शिव सैनिकों ने अपना सत्य का मार्ग धारण किया, सत्य को चुना, और आज वो उठ खड़े हुए हैं। और वो सरकार भी है, तो मैं तो साधुवाद देता हूँ सरकार बेहतर चले। बाबा साहब ठाकरे जी की जो नीति थी, जो सोच थी, उसको वो लोग स्थापित करें, बेहतर महाराष्ट्र बने जहाँ सभी लोगों के लिए एक बेहतरी हो, भेदभाव ना हो। अभी तो बात आ रही थी कि एनसीपी के लोग काम करते हैं, कांग्रेस को नहीं होने देते, कांग्रेस के लोग काम करते हैं, शिवसेना उपेक्षित हो। मैं तो ये कहूंगा कि पक्ष का व्यक्ति हो या विपक्ष का, इस सरकार में कोई उपेक्षित अपने को महसूस न करे। ये सरकार सबकी है और ये गर्व की बात है कि महाराष्ट्र में हमें मराठी लोगों की एक सबसे अच्छी विशेषता मैं आज आपको बता दूं, शायद मेरे शिवसेना भाई के साथी नहीं जानते भी होंगे कि मराठी लोग जितना अच्छा संगठन का निर्माण करते हैं, जितना अच्छा संगठन चलाने की जो सोच और भूमिका मराठियों के पास है, महाराष्ट्र के लोगों के पास है, देश के किसी कोने में ऐसा संगठन वहाँ का कार्यकर्ता करता। मराठा महाराष्ट्र के लोगों ने शिवसेना को सब कुछ दिया, अपना तन दिया, मन दिया, इवन धन भी दिया और अपनी विचारधारा भी दी। और जब उसकी मृत्यु हो रही थी तो उन्होंने खड़ा होके अपने आप को सत्य धारण किया और महाराष्ट्र में अपनी सरकार बनाई है। मैं तो उनको साधुवाद देता हूँ कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करे और जो भी सोच थी, उन्होंने वोट हमें किया था, उस वोट को बहुत कम समय लगता है। हम सारे वादे पूरा करके और जब तक ठीक है।
इंदुकांत दीक्षित जी, अब उद्धव ठाकरे के पास रास्ता क्या बचा है? आपने कहा कि रणनीतिक सुधार होना जरूरी है, लेकिन क्या आपको लगता है कि संजय राउत और आदित्य ठाकरे के होते हुए रणनीतिक सुधार हो पाएगा? देखिए चंद्रशेखर जी, हमेशा जब युद्ध क्षेत्र में आप होते हैं, इस समय उद्धव ठाकरे जी युद्ध क्षेत्र में, अगर उनको कुलदीप तिवारी जैसे सलाहकार लोग होंगे जो दिवा स्वप्न दिखा रहे हैं, दिन में सपने, कि देखिए वो 16 लोग की संस्था चली जाएगी, उसी में शिंदे जी भी हैं, उनका क्या होगा? अरे आप कुलदीप जी भूल गए क्या? उद्धव ठाकरे जी कहाँ से विधायक थे? आपके यहाँ विधान परिषद भी है और 6 महीने बिना कहीं से इलेक्ट हुए भी आप रह सकते हैं मंत्री और मुख्यमंत्री। चुनाव नहीं होगा क्या दोबारा? और आपको लगता है कि आप जीत जाएंगे? इसे दिन में सपने देखना बंद कर दीजिए। तो सलाहकार कम से कम ऐसे रखिए जो आपको सलाह ऐसी दे कि दिन में सपने न देखें आप। जब एक बार आपकी सरकार बन गई, आपने सिद्धांतों से समझौता कर लिया, तो जनता के बीच में जाने के लिए आपको बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी। आपके पास सिर्फ 2 रास्ता है उद्धव ठाकरे जी के पास। या तो स्वयं आज तक जी ऑन रिकॉर्ड शिवसेना का अध्यक्ष बनने का क्लेम कोई नहीं कर रहा है, तो कर रहे हैं उद्धव जी ही। इसको अदरवाइज ले रहे हैं। संजय राउत जी और कई नेता कह रहे हैं अभी भी, देखिए हिम्मत नहीं हो रही उद्धव जी को हटाने की। ये तो रणनीति होती है तिवारी साहब। आज जनता पूरी तरह से चली गई है शिंदे जी के सरकार के साथ। अब बचा नेतृत्व। लोग ये देख रहे हैं कि भाई देखिए कितने सज्जन लोग हैं, कितने आदर्शवादी, कितने बेचारे विनम्र हैं कि अभी अध्यक्ष पद पर उद्धव जी को रखा है। ये मौका है जिसको आपको कैपिटलाइज करना चाहिए, क्योंकि आपके पिताजी का नाम इतना बड़ा था, उन्होंने तन मन धन से शिवसेना को खड़ा किया था। और शिव सैनिक से आप भी अपने दिल में आत्मा में हाथ रख के पूछेंगे तो अंदर आत्मा आपको कुछ कहेगी, आप यहाँ बेशक कुछ भी बोल रहे होंगे। तो ऐसे में उद्धव जी को इस मौके का सदुपयोग करना चाहिए और कहना चाहिए कि शिंदे तुमने जो काम किया हमसे गलती हो गई और तुमने ठीक किया। उन्होंने कहा ही था कि मैं तुमको बनाना चाहता था, मैं तुमको सपोर्ट करता हूँ। पूरी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। कुलदीप तिवारी जी सुन रहे हैं, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े और जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। सुन रहे हैं? सुन रहा हूँ मैं, लेकिन मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूँ। जैसे कि भैया नहीं, आप सुन रहे हैं ना? देखिए आपने सुना ना, केवट के सामने राम भी भाव विह्वल हो गए थे जब उन्हें नाव पार करनी थी, जब दरिया पार करना था। बिल्कुल। तो आज जो इंदुकांत जी कह रहे हैं ना, उस बात को समझिए। यहाँ बैठ के आप कुछ भी कह दें, लेकिन शिवसेना का जो स्वभाव था ना, उस स्वभाव को कहीं मारने का काम किया तो सत्ता लोलुपता में उद्धव ठाकरे ने किया, उसमें बड़ी भूमिका आदित्य ठाकरे ने निभाई। और आज रणनीति कहीं ना कहीं चेंज हो सकती है, जैसा कि इंदुकांत जी कह रहे हैं, आपको बता रहे हैं। अब आप बता दीजिए कि वाकई में सच क्या है? सच शिंदे है, सच शिंदे है या सच ठाकरे है? क्या है सच? सच तो ठाकरे है और विधायक और जो मतलब विधायक जो गए हुए हैं या नगर से गए हुए हैं, वो जो कैडर होता है वो कैडर आज भी उद्धव ठाकरे जी के पास है। इंदुकांत जी जानते होंगे, उन्होंने कहीं ना कहीं एनालिसिस किया है, तो कैडर तो अभी उद्धव ठाकरे जी के साथ में है। तो जो विधायक होते हैं, नगर सेवक होते हैं, वो जनता चुनती रही है। मत बोली, जनता अभी भी ठाकरे परिवार के साथ में है। यहाँ तक कि जो पुराने शाखा प्रमुख थे, पूर्व शाखा प्रमुख थे, वो लोग आज उठ खड़े हुए इसके लिए। दूसरी बात, भाजपा के प्रवक्ता जी से मैं जानना चाहता हूँ, ये विचारधारा की बात करते हैं। 30 पर्चे थे, महबूबा मुफ्ती जी के साथ आप गए थे, वो कौन सी विचारधारा थी? आज नीतीश कुमार जी जो आपके साथ गठबंधन में थे, उनको आपने किस तरीके से कमजोर किया? तो वो प्रधानमंत्री पद के लिए पिछली बार उनका नाम चला था पंचवर्षीय में, तो इस बार आपने चिराग पासवान को आगे करके उनको खत्म करने की कोशिश की। उनके साथ कौन सा आपकी विचारधारा का गठबंधन है? बताइए। आप घर का, आपसे अपना घर का मामला सुलट नहीं रहा है। आप बिहार जा रहे हैं और कहा जम्मू कश्मीर जा रहे हैं। भाई महाराष्ट्र में सुलटा लीजिए अपना मामला पहले। घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, कहाँ आप जा रहे हैं वहां पर जम्मू कश्मीर? पूछ लीजिए। चलिए विचारधारा की बात संदीप जी, तो पड़ेगा ना। संदीप जी,
देखिए आप कुलदीप तिवारी की हिम्मत को प्रणाम भी कर दीजिए एक बार पहले तो। नहीं तो क्या करें बताइए आप, क्या करें? मैं तो कह रहा हूं उनसे प्रणाम करिए इनकी हिम्मत को। देखिए एक बात बहुत हम कभी भी अपने सृजन करने, अपने बारे में सोचने और अपना तय करने का सबको और कुछ युवा है और उनको बात दूंगा कि वो खूब अच्छा करें, आगे बढ़। ये बात समझता है कि हमेशा विचार जब सही तरफ समाज कम रहता, गलत ले जाते हैं तो हमें जाना बातों को लेके। तो आज जो नहीं, मैं अभी भी बार बार कहना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सबका सम्मान किया है और सबके लिए काम किया है और जरूरत है कि मिलकर महाराष्ट्र के लोग हैं उनके सपनों को पूरा करें और उन सपनों पे खरा उतरने की कोशिश करें, उनमें इनका भी योगदान हो। हम नकारात्मक क्यों सोचें, हम नकारात्मक तरीके से क्यों जाएं? हमारी सकारात्मक भूमिका हो, हम सकारात्मक सोचें और महाराष्ट्र सरकार बनी है वो तरीके से अपना पूरा करें। और यही कहना चाहता, ये एक इस समय की आवश्यकता मजबूत है, मजबूत था। जी इंदुकांत जी, कुलदीप तिवारी को आपने सुना होगा। कुलदीप तिवारी जो अपना पर्चा बयान कर रहे हैं, क्या आप उनको सुन के समझे हैं? ज़रा मुझे विश्लेषण कर दीजिए, क्योंकि घर में मामला सुलट नहीं रहा है, जाने कहाँ कहाँ जा रहे हैं। ये तो अच्छा है जेलेंस्की का सवाल इनने नहीं पूछा कि जेलेंस्की को नाटो में क्यों नहीं लिया, यूक्रेन रूस ने क्यों युद्ध कर दिया। ये सवाल पूछने से रह गए हैं। डोहान्स और लोहान्स को अलग क्यों कर दिया और उसको नाटो में क्यों सम्मिलित, यही पूछने से रह गए हैं। जब विचारधारा की बात करने आपको तो विचारधारा की बात करने में शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको विचारधारा की बात करने में। जब आप सत्ता में, जब आप महाविकास आघाड़ी में जुड़े थे ना, उस दिन से नहीं आनी चाहिए आपको, नहीं करनी चाहिए विचारधारा की बात। आपको नहीं करनी चाहिए भाई, आपको नहीं करनी चाहिए, आपको नहीं करनी चाहिए विचारधारा की बात। किस विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? किस विचारधारा की बात कर रहे हैं? पहले सरकार थी, किस विचारधारा की बात कर रहे हैं आप? औरंगाबाद का धारा से नाम को नहीं बदल पाए। खुद मार्ग से भटके हुए हैं, खुद मार्ग से भटके हुए हैं। गाड़ी की दुर्घटना हो गई है। खुद मार्ग, अरे विचारधारा की कोई बात करेगा तो क्या मैं जवाब नहीं दूंगा? तो कहाँ विचारधारा पे कहाँ रहे आप कायम, बताइए ना जरा। अरे भाजपा के प्रवक्ता बोले, अरे आप उनको छोड़िए, मैं उनसे सवाल पूछ लूंगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आतंकवादियों को भटके हुए नौजवान कहती है उनको तो मुख्यमंत्री बना देते तो आपकी विचारधारा शर्म नहीं आती उस विचारधारा को दोषते हुए? पड़ोस में कोई चोरी करेगा तो आप भी चोरी करेंगे क्या? नहीं तो आपके पास ये जवाब है क्या? ये जवाब है क्या? ये जवाब है क्या? अरे भाई ये जवाब है क्या? अरे भाई सुनिए, आप सुनिए, संदीप जी सुनिए, संदीप जी सुनिए, संदीप जी सुनिए एक मिनट। अरे भाई सुनिए आप, अरे सुनिए कुलदीप तिवारी जी, अरे तिवारी जी सुनिए, अरे तिवारी जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। संदीप जी, संदीप जी, संदीप जी मैं पूछ लूंगा आपसे। मैं कुलदीप तिवारी आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आप चोरी के आरोप में पकड़े गए हैं और आपसे कोई पूछ रहा है कि चोरी क्यों की, बोले मेरा पड़ोसी भी चोरी करता था। ये आप जवाब देंगे और आपकी सजा माफ हो जाएगी, माफ हो जाएगी विचारधारा को लेके मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? मैं आपसे क्या सवाल पूछ रहा हूँ? मैं सवाल क्या पूछ रहा हूँ आपसे? आपसे मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ कि आप चोरी करते पकड़े गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि क्यों चोरी कर रहे हैं। आप कह रहे मेरा पड़ोसी भी चोरी कर रहा था इसलिए मैं कर रहा था। तो आपकी सजा माफ हो जाएगी, आपकी सजा माफ हो जाएगी, आपकी सजा माफ हो जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ आपकी सजा माफ हो जाएगी, गुनाह कम हो जाएगा, गुनाह कम हो जाएगा। नहीं होगा भाई, नहीं होगा, नहीं होगा, गुनाह कम नहीं होगी, सजा माफ। ये भी तो बताया चोरी कहाँ की? 2.5 साल में हिंदुत्व के एजेंडे को लेके उद्धव ठाकरे जी ने कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज किया, ये बताए ना आप। तो जहाँ पे सावरकर जी के सम्मान, लीजिए लीजिए लीजिए, चलिए अब रुक जाइए भाई, रुक जाइए, रुक जाइए। इंदुकांत जी अब आप बताइए क्या कहेंगे कुलदीप तिवारी के इस बयान पर? आप क्या कहेंगे बताइए? विचारधारा से कहीं कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं, बताइए आप, कहीं नहीं किया। कुलदीप जी तो बेचारे ऐसी स्थिति में फंस गए हैं जहाँ पे न बोलते बनता है न चुप रहते बनता है।
तो बहुत बेचारगी की स्थिति है। और उनकी स्थिति में अगर अपने आप को रख के मैं देखूं तो इनसे बुरी स्थिति होगी मैं भी नहीं बोल पाऊंगा। लेकिन क्योंकि हमें इनको सीख देनी है तो मैं सीख जरूर दे सकता हूँ। देखिए चंद्रशेखर जी, आज के हालात ऐसे हैं कि इन्हें अंदर बाहर नहीं देखना चाहिए। मैं इन्हीं के उदाहरण को पकड़ता हूँ। इन्होंने भाजपा और पीडीपी के गठबंधन की बात की जम्मू कश्मीर में। ठीक है कि वो नैसर्गिक गठबंधन नहीं था, लेकिन आप कम से कम उनसे सीख लेते कुलदीप जी। उन्होंने देखा कि एक सीमा तक उनके साथ सरकार चली तो ठीक, जब 370 हटाने की बारी आई उन्होंने आगे पीछे की बात कही। उन्होंने कहा भारत का झंडा बचाने वाला उठाने वाला कोई नहीं उठेगा। उनको उठा के बाहर फेंक दिया भाजपा ने और 370 हटा दिया। आज हालात ये है कि उन्हीं मुफ्ती महबूबा मुफ्ती के घर पे उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला के घर पे 4 कार्यकर्ता नहीं जाते हैं। इसको कहते हैं रियल टाइम पॉलिटिक्स। और आपने क्या किया कि आपने मुख्यमंत्री पद के लालच में, जिसपे कभी बाला साहब नहीं बैठे, कभी उसको पूछा नहीं, मुख्यमंत्री उसको बनाते थे जो सबसे पटु शिष्य होता था। लेकिन कुर्सी के लालच में अपनी पत्नी के सलाह पे और राउत के सलाह पे, संजय राउत के सलाह पे वो इस तरह से फिदा हुए कि जिस मातोश्री का सम्मान ऐसा था कुलदीप जी, जहाँ पे प्रधानमंत्री जाते थे, दुनिया भर के राष्ट्रपति जाते थे, प्रधानमंत्री जाते थे, तमाम देश पार्टियों के दिग्गज नेता जाते थे, उनको जाकर सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगानी पड़ी। शर्म नहीं आई आपको? उस मातोश्री में भगवान बाला साहब ठाकरे की आत्मा उस दिन कितना तिल तिल करके रोई होगी, जिन्होंने कहा था कि जिस दिन कांग्रेस के साथ समझौता करने की बात आएगी हम अपनी बोरिया बिस्तरा लपेट लेंगे, समेट लेंगे। थोड़ी सी बात सोचिए, अपनी आत्मा पे हाथ रख करके, दिल पे हाथ रख करके। और आप कहते हैं सिद्धांतों से समझौता नहीं हुआ। नवनीत राणा और उनके पति ने कहा मैं हनुमान चालीसा का पाठ करूंगा, आपने राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया, तमाम शिव सैनिकों के घरों पिटवाया, तमाम विधायकों के घर पे तोड़फोड़ करवाई। और अब उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं किसी शिव सैनिक पे कोई हमला करेगा तो बर्दाश्त नहीं होगा। अरे शर्म करिए, आपने बेच दिया बाला साहब ठाकरे की आत्मा को। किस चीज की राजनीति करते हैं? इसलिए करने की बात यह है कुलदीप जी कि जिन चीजों से आपने समझौता किया उसके लिए जनता से माफी मांगिए और वापस मुख्य धारा में आइए। नहीं तो जब अगला चुनाव होगा कुलदीप जी तो आपको 10 सीट नहीं मिलेगी। आप राम कदम जी को जानते हैं ना, उनसे बड़ा कट्टर नेता कोई नहीं है अगर परिवार को अलग कर दीजिए तो। उन्होंने कल क्या कहा कि हमने कहा था उद्धव ठाकरे से कि अगर आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार चलाते रहेंगे तो अगले चुनाव में 10 सीट नहीं मिलेगी। लेकिन आप सलाह किसके लेते हैं? संजय राउत की और शरद पवार की, जो खुद जो है पतन के कगार पे हैं, भ्रष्टाचार के मामले में है, पुलिस कमिश्नर से भ्रष्टाचार करवाते हैं, 2 मंत्री उनके जेल में हैं। क्या नैतिकता की पाठ पढ़ाएंगे आपको? कहाँ बाला साहब की नैतिकता और उनका आदर्श, और कहाँ शरद पवार से आप सलाह लेकर इस्तीफा देते हैं? नहीं देंगे इस्तीफा। क्या हुआ आपका? आज जनता में भी आप चले जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। तिवारी साहब, नेक लोगों से सलाह लीजिए, अपने इस पार्टी की सरकार को अपना लीजिए और गलतियों से सीख लेकर के वापस आने वाले को, सुबह के भटके को शाम अगर वापस आ जाता है तो भूला नहीं कहते हैं। लेकिन अगर ये वक्त हाथ से निकल गया तो फिर उसके बाद पछताने का समय नहीं मिलेगा। जैसे आप यहाँ बैठे हैं ऐसे उद्धव ठाकरे मुंबई में बैठे रहेंगे, फिर समझ रहे हैं ना कुलदीप तिवारी जी? मैं इंदू जी की एक बात का निर्णय देता हूँ, भैया के जवाब का एक जवाब दे रहा हूँ सवाल का। भैया ने बोला कि नवनीत राणा जी को हनुमान चालीसा। भैया आप बताएं, आपके घर पे जाके मैं धमकी भरे लहजे में बोलूं कि मैं तुम्हारे घर में घुस के वो पढ़ूंगा हनुमान चालीसा, क्या आप पढ़ने देंगे? उद्धव ठाकरे जी ने बोला था कि आपको हनुमान चालीसा पढ़नी थी, आप मुझे फोन लगाते कि मैं आपके यहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता हूँ, मैं व्यवस्था करता हूँ। कोई किसी भी कितना बड़ा धार्मिक व्यक्ति हो जी, आप उसको धमकी भरे लहजे में आप वो करेंगे कि मैं आपके घर में ये कार्यक्रम करना चाहता हूँ, आपके यहाँ पे पूजा करना चाहता हूँ।
बताता हूँ, धमकी वाले लहजे में कोई कितना बड़ा कट्टर हिंदू कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। और उसी बात पे भी आप प्यार से सम्मान के साथ बोलेंगे कि हमें आपके घर में हनुमान चालीसा पढ़ना है, आपके घर में काम करना है, तो कोई भी इसको बर्दाश्त करेगा। दूसरी बात में भ्रष्टाचार अरे की बात भाई, करना जिस चाहता हूं। चेतना को शिंदे ने जागृत किया उसी को नवनीत राणा करना चाह रही थी उद्धव ठाकरे में। चलिए ठीक है, उस चेतना को ईडी के, अच्छा ये चेतना भ्रष्टाचार की जो 16-17 विधायकों के ऊपर ईडी और सीबीआई के ऊपर छापे पड़े हैं या नोटिस है उनके पास में, उस पर कार्रवाई कब होगी? कर दीजिए आप कार्रवाई, समझ में आ जाएगा कि नवनीत राणा क्या करना चाहती थी, शिंदे जी क्या करना लग रहा है चाहते मुझे हैं। आपके बयान से लग रहा है शिवसेना को तो आप समाप्त करके ही मानेंगे। समाप्त करके नहीं, सच की बात तो करना पड़ेगा। लग रहा है, ये थोड़ी लग रहा है CBI, शिंदे को पूरा ED के सौंप के नोटिस मानेंगे। दिखा के आप देश में लोकतंत्र खत्म करने की कोशिश करेंगे। आज बताइए 17 विधायकों पे ईडी के, और बिल्कुल शिवसेना लग की रहा है। बात नहीं करता। बिल्कुल लग आप रहा आगे चल के कितने लोगों को ईडी सीबीआई का छापा बिल्कुल पड़ता लग रहा है, बिल्कुल जो लग रहा है। भाजपा में चले जाते, वॉशिंग मशीन, भाजपा नामक वॉशिंग मशीन में चले जाते, साफ हो जाते हैं। बताएं कितने लोगों के खिलाफ से पहले नोटिस दिया था, चार्जशीट। इसी भाजपा के साथ सरकार बना रहे थे आप, इसी भाजपा के साथ जी। सरकारों में रहे हैं। देखिए ये कौरव पांडव की लड़ाई है। जब बाला साहब ठाकरे जी की बात करते पांडव हैं, कौन है इसमें, कौरव कौन है, बता दीजिए जरा। पांडव शिवसेना उद्धव ठाकरे जी हैं। जब देखिए बाला साहब संदीप ठाकरे जी जी ने कहा था, सुन लीजिए भाई, सुनिए तो, सुन लीजिए संदीप जी, सुन बाला लीजिए। साहब ठाकरे जी ने कहा था कि आप पूरे देश में जो भी करना है करो, बड़े भाई की भूमिका में महाराष्ट्र में शिवसेना रहेगी। लेकिन बड़े भाई के दिल में इतना लालच आ गया कि शिवसेना यदि चुनाव लड़ेगी भारत देश में, अभी मध्य प्रदेश में 2 नगर सेवक आए हुए हैं और भी आने का भी चांसेस है। ऐसे यदि मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चुनाव लड़ेगी, किसके वोट बैंक खतरे में जाएगा? लेकिन शिवसेना ने कभी अपने मित्र के साथ गद्दारी अरे भाई, दिन के 1:30 बज रहे हैं, 1:45 बज रहे हैं, कहाँ सपना देख रहे हैं आप? भाजपा का, अरे सुनिए तो, भाजपा इतना हिंदुत्व के लिए पहरेदार थे तो कहाँ देख रहे हैं सपना आप? देश में है, महाराष्ट्र में आप कर दीजिए। 30 साल दोस्ती निभाई है जिस तरीके से संदीप नीतीश जी, कुमार जी के लिए बड़ा दिल दिखाया है संदीप जी, बिहार संदीप में, जी, ये चलिए मैं महाराष्ट्र आऊंगा। में उद्धव जी के लिए बड़ा दिल दिखा देते। ठीक है, आऊंगा मैं आपके पास। संदीप जी, सुन रहे हैं आप कुलदीप तिवारी जी को? मेरे मित्र बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि आप महाराष्ट्र आज के एक परिवारवाद कुछ वॉइस कट रही भैया जी। कुर्सी आएगी, सत्ता आएगी और चर्चा, लेकिन तो विचार है विचारों पे विचारों वो लोग मजबूत आते और सत्ता पे। तो बहुत सालों तक हम लोगों ने हम 2 होते थे, आगे बढ़े, लेकिन 4 से सब दौड़ उसका ठीक है, आवाज बिल्कुल आवाज कट हो रहा है। ठीक है। मैं इंदुकांत जी आपके पास आऊंगा। क्या लग रहा है आपको, कुलदीप तिवारी वो आदित्य ठाकरे, ये जो नई जो पौध आई है, क्या बिल्कुल शिवसेना को हाशिए पर ले जाने के लिए ही आई है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, ये वक्त की बात है और सलाहकारों की बात है। क्योंकि सलाहकारों की टीम इस समय वैसी ही है जैसी, माफ करेंगे हमें कांग्रेस के नेता लोग, राहुल गांधी जी के सलाहकारों की टीम जिस तरह से इसमें कांग्रेस में है, जबकि उनकी माँ के सलाहकारों की टीम बहुत समझदार और बहुत मैच्योर थी। उसी ढंग के सलाहकार आज की डेट में उद्धव ठाकरे जी के पास भी है और उनके बयान जो संजय राउत के माध्यम से आते हैं और जो उनकी सलाहकार जिसके आधार पे वो राजनीति कर रहे हैं, वो उचित नहीं है। मैं थोड़ा सा वो एक उदाहरण पे अपने कुलदीप तिवारी जी को उनको बताना चाहूंगा, समझाना चाहूंगा। देखिए कुलदीप जी, कोई हमारे दरवाजे पे धमका के हमसे कहेगा कि देखिए मैं आपके यहाँ आज भगवान सत्यनारायण का पाठ करूंगा और मैं मान लीजिए भगवान की दया से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हूँ, मैं ऑर्गेनाइज कर दूंगा कि आ जाइए, मैं भी सत्यनारायण कथा में शामिल होऊंगा, आप करिए मेरे घर के अंदर ड्राइंग रूम में। ये होता है बड़प्पन। ये थोड़े है कि मेरे पास भगवान ने डंडा दिया है
मैं शासक हूँ, तो किसी ने अच्छे काम के लिए धमकी दिया, कोई बच्चा छोटा अपने पिता को धमकाता है कि आज अगर हमको बिना टॉफी दिए आप ऑफिस के लिए निकले तो मैं आपका चप्पल गायब कर दूंगा। तो पिता ऐसा निकला कि चप्पल उठा के बच्चे को पीटने लगा। वो पिता है कि उसने उसको गोदी में उठाया और उसको पहले टॉफी दिलाया और फिर ऑफिस गया। तो उद्धव ठाकरे जी ने यही इमेच्योरिटी दिखाई कि उनको चैलेंज किया गया था। निश्चित तौर पे उनके सम्मान पे ठेस करने की भी कोशिश हो सकती है, मैं आपकी बात को मानता हूँ, लेकिन एक अच्छी धारणा के साथ पहचान थी कि हनुमान चालीसा है, भगवान राम की बात हो। आप देखिए, जब भी शिवसेना की बात आती थी कार सेवा की अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए, तो बाकी लोग बचते छिपते कहते थे, इवन भाजपा के शीर्ष नेता कोर्ट में बचने के लिए, लेकिन एक बाला साहब थे, वो कहते थे हमने गिराया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने गिराया है, जो करना हो हम सामना करने के लिए तैयार हैं। ये होता है बड़प्पन। राजनेता इसको कहते हैं। राजनेता इसको नहीं कहते हैं कि किसी ने कहा कि जी हम आपके घर के सामने हनुमान जी का पाठ करेंगे, तो आपने उसको पिटवाया, उठवाया, राजद्रोह में अंदर करवा दिया। देखिए, जनता सब देखती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। कुलदीप जी, मैच्योरिटी का बिहेवियर करिए, अपने फैसले खुद करिए। आपके फैसले आपके बिहाफ पे शरद पवार जी अगर लेंगे तो आप इसी गति को प्राप्त होंगे, इसके लिए तैयार रहिए। कुलदीप तिवारी जी, समझ तो गए अभी होंगे ना? मैं समझ गया, बिल्कुल ये बात पहुंचा दी जाएगी हिंदू जी भैया की बात। लेकिन एक सवाल, मैं एक बात और बताना चाहूंगा कि अभी भाजपा की सरकार, कट्टर हिंदूवादी सरकार योगी जी के राज में, रामदास परमहंस जी महाराष्ट्र में लगातार स्थितियां पेचीदा होती जा रही हैं। अब ऐसे में उद्धव ठाकरे क्या अपनी रणनीति में बड़ा कोई परिवर्तन कर सकते हैं? क्योंकि अभी तक जो सामने आ रहा है वो ऐसा नहीं है जिसमें कुछ ये लगे कि उद्धव ठाकरे मजबूती की ओर बढ़ रहे हैं या बड़े परिवर्तन की ओर बढ़ रहे हैं। अभी हालात बिल्कुल उद्धव ठाकरे के पक्ष में नहीं और शिंदे लगातार शिवसेना पर हावी होते जा रहे हैं। अब ऐसे में क्या रणनीति आने वाले समय में हो सकती है, ये बड़ा एक सवाल शिवसेना के लिए भी। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। इंदुकांत जी, क्या लगता है कि अब बड़ा रणनीतिक परिवर्तन कुछ हो सकता है या ये स्थिति ऐसी की ऐसी रहने वाली है? देखिए, अभी तो हमें जो महसूस होता है कि तत्काल कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, क्योंकि जो हमने बेसिक बात आपको बताई कि उद्धव ठाकरे जी जो अभी जिस नीति पे चल रहे हैं उसमें जिनकी भी सलाह उनको है या वो जिस भी विवेक के साथ काम कर रहे हैं, वो उनका लाइन ऑफ एक्शन ही एरोनियस है। तो उनके लिए और उनकी पार्टी में जो बचे हुए उनके कार्यकर्ता हैं, उनके सपोर्टर हैं, उनके हित में उनको कोई नई दिशा अपनानी चाहिए, क्योंकि वो एक हारी हुई लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब जागा तभी सवेरा, आज से अगर वो जग जाए तो वो दिन दूर नहीं कि वो वापस रिवाइव कर फाइट बैक करना चाहिए। फाइट बैक करने के लिए आज सर्वाइव करना उनको जरूरी है। जी बिल्कुल, समय समाप्त हो रहा है। संदीप जी, कुलदीप तिवारी जी, इंदुकांत जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। बड़ा रणनीतिक परिवर्तन नहीं कर पा रही है शिवसेना और इसीलिए शायद पकड़ ढीली होती जा रही है। अब ऐसे में क्या वाकई में तीर कमान शिंदे लेने में कामयाब होंगे? आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल, देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़।